हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं तेरी दीवानगी भाग 27। इससे पहले इस कहानी के 26 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। नंदिनी तो रुद्राक्षी को जानती तक नहीं है, मगर फिर भी भाई आपको न सब कुछ घर जाकर पता चल जाएगा। बड़ी माँ आपको सारी बातें बता देंगी। सार्थक ने भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा। तो दोनों ही अब उन दोनों के पीछे पीछे आ गए थे। अथर्व भी कार में आगे बैठा हुआ था, क्योंकि रुद्राक्षी नंदिनी के साथ पीछे बैठी हुई थी। सार्थक भी कार को स्टार्ट करके घर की तरफ बढ़ा देता है। नंदिनी अभी भी चुपचाप से बैठी थी। अथर्व को कहीं ना कहीं नंदिनी की बहुत ज्यादा टेंशन भी हो रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। इतना आप सभी देख चुके थे, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। अथर्व उसे मिरर से देख रहा था, लेकिन उसने अभी भी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो नंदिनी को परेशान नहीं करना चाहता था। इधर राजेंद्र भी अपनी पत्नी के घर आने पर उसके बाल को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है कि साली, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के को सारी बातें बताने की। इतने सालों से ये सच इसीलिए छुपा कर रखा था मैंने, ताकि रुद्राक्षी का फायदा उठाकर हम लोग उनकी सारी प्रॉपर्टी को हथिया सके, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। मैथिली जी तड़पते हुए बोलती हैं, मैं अपनी बच्ची की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी आपको। वो मेरी बेटी है, उसके साथ मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। तेरी बेटी रुक। इतना कहकर वो भी उसे छोड़कर जलते हुए चूल्हे के पास गया और फिर जलती हुई लकड़ी उठाकर उसके हाथ को एकदम से दाग दे देता है। मैथिली जी की चीख एकदम से निकल गई और वो जोर से चिल्ला पड़ती हैं। वहीं उस डंडे को फेंक कर वो वहां से गुस्से से चला गया था। मैथिली जी भी अपने हाथ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके जले हुए हाथों से खून निकलने लगा था। इधर घर में आकर गाड़ी रुकती है तो अथर्व के पकड़ने से पहले ही रुद्राक्षी नंदिनी को पकड़कर आराम से अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। ये देखकर अथर्व ने भी गुस्से से मुट्ठी बंद कर ली। सार्थक भी उसके कंधे पर अपने हाथ को रखकर अंदर चलने के लिए बोलता है और फिर सभी नंदिनी को ठीक देखकर चैन की सांस लेते हैं। सभी लोग उसके पास आ गए थे। नंदिनी का पूरा परिवार वहां पर खड़ा हुआ था। उन्हें देखकर नंदिनी खुद को भी नहीं रोक पाई और फिर वो अपनी माँ और बाबा के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। सभी लोग नंदिनी के दर्द को अच्छे से समझ पा रहे थे। तो गायत्री जी भी देवराज जी की तरफ देख रही थी, जिन्हें वो अभी आंखों ही आंखों में सब कुछ ठीक होने की सहानुभूति दे रहे थे। लेकिन आगे अब क्या होने वाला था, ये तो सभी लोग अच्छे से जानते थे कि सच में अब शायद ही कुछ ठीक हो पाएगा। हमारी बेटी ठीक है ना? सरोजिनी जी भी उसे चुप कराते हुए उसके माथे को चूमते हुए पूछती हैं। माँ, बाबा, हमें यहाँ पर नहीं रहना है, हमें आपके साथ रहना है, हमें यहाँ से लेकर चलिए। नंदिनी भी रोते हुए उनके गले से लग जाती है और कहने लगती है, जिसे सुनकर अथर्व नंदिनी को देखने लगा। तो वहीं बाकी सब अथर्व को देख रहे थे। रुद्राक्षी से नंदिनी का रोना देखा नहीं जा रहा था। वो भी उसके पास आकर उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि तू अकेली नहीं है नंदिनी, तेरे पास तेरी बड़ी बहन है। तेरी बड़ी बहन अभी जिंदा है, तू मेरे साथ चलेगी, मेरे पास में रहेगी। सरोजिनी जी और महेश जी को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि वो भी एकदम हैरानी से दोनों की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन अथर्व को अब ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था रुद्राक्षी के ऊपर, कि उसकी पत्नी को वो कल की आई हुई लड़की अपने साथ ले जाने की बातें कैसे कर सकती थी, वो भी उसी के सामने। अथर्व भी गुस्से से उसके पास जाकर रुद्राक्षी की हाथ की पकड़ नंदिनी के हाथों से छुड़ाकर कस के उसे दूर धकेल देता है। तो नंदिनी को वो झटके से अपने पास खींच लेता है। रुद्राक्षी को एहसास भी नहीं था कि अचानक अब उसके साथ ये सब भी हो सकता है। वो एकदम से गिरने को हुई ही थी, लेकिन तभी समय रहते उसने खुद को संभाल लिया और तब तक सार्थक भी उसके पास आ चुका था उसे संभालने के लिए। मेरी पत्नी को कहीं भी लेकर नहीं जा सकती हो तुम, कहीं भी ले जाने की बात कोई याद भी ना करना तुम, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझी तुम? बहुत वक्त से तुम्हारी फालतू की बातों को सुन रहा हूँ मैं, और बार बार बहन का नाम लेकर ये नाटक करना बंद कर दो। नंदिनी की सिर्फ एक ही बहन है, तो फिर बेकार के रिश्ते जोड़ने की कोशिश भी मत करना तुम, समझी तुम? अथर्व नंदिनी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से वार्निंग देते हुए बोल रहा था। आपको किसने कहा कि बेकार के रिश्ते हैं हमारे? किसने कहा कि आपको हमारे बेकार के रिश्ते हैं? नंदिनी ने उसकी तरफ देखकर बिना भाव से कहा। अथर्व भी हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अथर्व बिना उसकी तरफ देखते ही कह रहा था। तो नंदिनी भी अथर्व का हाथ पकड़कर एकदम झटके से उसे छुड़ाते हुए बोलती है कि मुझे क्या नहीं पता है मिस्टर अथर्व सिंह ठाकुर। नंदिनी के मुंह से अपना नाम लेते हुए देखकर तो अथर्व भी बहुत ही ज्यादा हैरानी से उसकी तरफ
देखने लगता है। तुमने मेरा नाम लिया अभी? तुमने मेरा नाम लिया? अथर्व ने भी बहुत ही हैरानी से उसे देखकर कहा। लेकिन नंदिनी की आंखों में तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, जिसे देखकर अथर्व को भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो इससे ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही, आखिर उसने किया ही क्या है। नंदिनी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अथर्व उसे पकड़ने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, लेकिन नंदिनी भी खुद को पीछे करते हुए गुस्से से बोलती है कि मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना अथर्व सिंह ठाकुर, आप मेरे कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं। तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा है? इसने कहा है ना तुम्हें ये सब कुछ? अथर्व रुद्राक्षी की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहता है, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। आप बेकार में ही हमारी बहन को दोषी ठहराना बंद कर दो, समझे आप? नंदिनी ने भी काफी ज्यादा गुस्से से कहा। अथर्व भी उसका हाथ पकड़ते हुए आगे बोलता है, नंदिनी, बेकार में तमाशा करना ठीक नहीं है, चुपचाप से अब आराम से लेट जाओ। सभी लोग हैं घर पर, तमाशा हम कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं? हमारी बहन और हमसे दोनों लोगों से दूर रहिए आप। नंदिनी ने गुस्से से कहा, तुम अंदर चलो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। अथर्व भी नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। छोड़िए छोड़िए हमें, हमें कहीं भी नहीं जाना है आपके साथ। हम नहीं जानते हैं आपको कि आप कौन है। हमें अपने माँ बाप के कातिल के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, हम नहीं रह सकते हैं आपके साथ। नंदिनी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाते हुए बोलती है। अथर्व ये बात सुनकर उसी अवस्था में एकदम से रुक गया। उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि नंदिनी कुछ ऐसा कहेगी। वो उसे हैरानी से देखने लगता है। नंदिनी ने भी दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और उसकी आंखों से एकदम से आंसू आने लगे थे। वो जिस इंसान से प्यार करती थी वही उसके माँ बाबा के कातिल होगा। उसने तो ये चीज कभी सपने में भी नहीं सोची थी, ये चीज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तो वहीं अथर्व को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने नंदिनी के माता पिता को कब मारा है, बल्कि उसने तो आज तक कभी किसी परिवार को उजाड़ने का सोचा भी नहीं था और ना ही कभी उसने ऐसा कुछ किया था। सरोजनी जी भी नंदिनी के पास आकर उसे थोड़ा सा समझाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है कि तभी नंदिनी उन्हें रोकते हुए बोलती है कि नहीं माँ, आप आज कुछ भी नहीं कहेंगी। नंदिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अथर्व भी काफी ज्यादा गुस्से से कहता है। हाँ, हाँ, हो गया है हमारा दिमाग खराब। मेरे माँ बाबा के खूनी हो आप। आपके कारण ही हम हमारी बहन से बिछड़े हैं। कितना खुश रहता होगा हमारा परिवार साथ में, लेकिन लेकिन आपने क्या किया? आपने सब कुछ उजाड़ दिया। हमारे माँ बाबा के कातिल से हम कभी भी प्यार नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। हम आपसे नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं आपसे। हमें आपसे तलाक चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। नंदिनी भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी और रोए जा रही थी। नंदिनी की बातें सुनकर अथर्व का तो सब्र एकदम से टूट गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और गुस्से से भरे गईं। वो अभी तक नंदिनी की बातों को बहुत ही प्यार से सुन रहा था, लेकिन ये बात सुनकर वो उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। नंदिनी इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती हैं? अथर्व, गायत्री जी भी ये देखकर गुस्से से बोलती हैं, तो नंदिनी के चेहरे पर अपने हाथ रखकर वो उसे हैरानी से देखने लगती है। रुद्राक्षी भी सार्थक से अपना हाथ छुड़ाकर नंदिनी के पास में आ गई थी और नंदिनी को चुप करवाने लगती है। नंदिनी भी चुप से एकदम से अथर्व की तरफ देखे जा रही थी। अथर्व भी नंदिनी को खुद से दूर जाने की बात कैसे बोल सकती थी? वो जानती थी कि अथर्व उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता है और फिर भी वो उससे तलाक मांग रही थी। नंदिनी उससे बोल रही थी और वो उससे नफरत भी करती है। वो भी काफी ज्यादा गुस्से से मुट्ठी बंद करके नीचे पड़े हुए टेबल पर जोर से दे मारता है। उसके हाथों से भी खून बहने लगा था। गायत्री जी भी अथर्व के पास जल्दी से आकर उसके हाथों को पकड़ लेती हैं। अथर्व, आपने ये क्या किया? पागल हो गए हैं क्या आप? आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। उन्हें एहसास नहीं है इस चीज का, लेकिन आपने ये क्यों किया? गायत्री जी भी उसके हाथों पर पल्लू से बांधते हुए नम आंखों से बोलती हैं। माँ, माँ, आप देखिए ना नंदिनी क्या बोले जा रही हैं। इनका दिमाग ठीक भी है या फिर नहीं? ये मुझे तलाक चाहिए, इन्हें मुझसे तलाक चाहिए। ये जानते भी हैं कि मैं इनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ, मगर फिर भी देखिए ये क्या क्या बोले जा रही हैं। अथर्व भी अपने माँ के गले लगते हुए रोते हुए बोलता है। गायत्री जी अपने बेटे को कभी भी इतना परेशान नहीं देख रही थी, तो वो जानती थी कि सब कुछ अब शांत तरीके से ही सुलझाना पड़ेगा और वो आराम से ही सारी चीजें चाहती भी थी, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। अब किसी की भी एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तभी बाबा साहब, जो कि बहुत देर से ये सारी चीजें देख रहे थे और सुन रहे थे, उनकी जोरदार एक आवाज आती है। बाबा साहब की आवाज सुनकर सभी लोग एकदम से चुप से हो गए थे। वो अथर्व नंदिनी के पास आते हैं और फिर
उनके आते ही अथर्व भी उन्हें नम आंखों से देखने लगता है और अपने दर्द को बयां करने लगता है। आज उन्होंने भी अपने पोतों को पहली बार ऐसे रोते हुए देखा था, जिसे देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा निराश थे, लेकिन वो कभी भी एक तरफ फैसला नहीं ले सकते थे। वो नंदिनी को देखते हुए बोलती हैं कि नंदिनी बहू, अभी आप कुछ भी नहीं जानती हैं, आधी अधूरी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता है बेटा। हमारे अथर्व बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कभी भी किसी को खरोच तक नहीं दिया है, मारने की बात तो बहुत दूर की है बेटा। नंदिनी भी नम आंखों से उन्हीं की तरफ देखने लगती है। उसका मन अभी बार बार ये कह रहा था कि अथर्व ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बार बार उसके कानों में सार्थक की बातों को गूंज रही थी। उसी पे उसे यकीन हो रहा था। वो रुद्राक्षी के चेहरे की तरफ देखती है जो उसे ही देख रही थी। वो सार्थक के पास जाकर उसे देखने लगी तो वो भी अपने भाई का घर नहीं खराब कर सकता था, लेकिन सच को भी वो कैसे झुटला सकता था। इस वक्त वो भी उलझन में था। नंदिनी सार्थक का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख देती है। सार्थक जी, आपको हमारी दोस्ती की कसम, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपको सबको सच बताना ही होगा। नंदिनी के सिर से सार्थक उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है कि लेकिन नंदिनी ने कुछ भी नहीं कहा। सार्थक ने आंखों को कसकर बंद कर लिया और फिर नंदिनी जो कुछ भी कह रही है वो बिल्कुल सच है। सार्थक ये कहते हुए उसके सिर से अपने हाथों को हटा लेता है। सुनैना, अभय, जिया, विधान, अथर्व के दोनों छोटे पापा विधान और नंदिनी की माता पिता, भाई बहन सभी लोग हैरान थे। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, हम नहीं मान सकते हैं, हम नहीं विश्वास करते हैं कि अथर्व ऐसा करेंगे। पापा साहब भी मन करते हुए बोलते हैं, कैसे विश्वास नहीं करेंगे, आपको करना होगा। बचपन से लेकर अभी तक मेरा सिर्फ एक ही प्रतिशोध रहा है, अथर्व ठाकुर से बदला लेना। बचपन में इनके कारण मेरे माँ बाबा मेरी आंखों के सामने ही मारे गए थे और मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। रुद्राक्षी गुस्से से बोलती है, उस दिन से एक एक पल मैंने बदला लिया है, लेकिन जब यहाँ पर आई तो देखा अथर्व सिंह ठाकुर की शादी हो चुकी थी। मेरा इस घर को और अथर्व सिंह ठाकुर को बर्बाद करने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन बाद में पता चला अथर्व सिंह ठाकुर के छोटे भाई भी हैं। मुझे नहीं पता था कि सार्थक ही वो हैं। मेरे पालन पिता ने मुझे बताया, तब जाकर मेरे सार्थक को फंसाने की कोशिश की और फिर हुआ भी ऐसे ही था। सार्थक से शादी करके मैं इस घर में आ गई और फिर हमेशा मुझे नंदिनी के करीब आकर एक अलग सा एहसास होता था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नंदिनी ही मेरी बिछड़ी हुई बहन है, वो मेरी छोटी बहन है जिसे कितने सालों से खोजने की कोशिश कर रही थी मैं। रुद्राक्षी इतना कहकर एकदम से चुप हो गई और उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला जल रही थी, जो सभी लोग देख पा रहे थे। सार्थक जान चुका था, लेकिन सभी ये सारी बातें सुनकर बड़े गुस्से में थे, तो कुछ ये चीज जानकर बहुत ही ज्यादा निराश से भर चुके थे। रुद्राक्षी भी नंदिनी के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलती है कि मैंने अपनी बहन की खुशी के लिए सोच लिया था कि मैं तो इन दोनों को खुशहाल जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, कभी भी कुछ नहीं बताऊंगी नंदिनी को, लेकिन अब नहीं, मैं अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नंदिनी ये सुनकर आंखों को बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। नंदिनी रुद्राक्षी के हाथों में हटाते हुए उन्हें देखते हुए वो कहती है कि बाबा साहब, हम गलत नहीं है, अथर्व जी के कारण हमारे माता पिता मरे हैं, हम ये सब कुछ जानकर अब इनके साथ नहीं रह सकते हैं। बाबा साहब, हम नहीं रह पाएंगे इनके साथ, हमें हर एक पल ये एहसास आएगा कि हमारे माता पिता के कातिल के साथ ही हम रह रहे हैं। नंदिनी की बातों में एक अलग ही दर्द था जो ये एहसास करवा रहा था कि उससे अब अपने माता पिता के कातिल से शादी कर ली है। अथर्व भी एकदम से चुप था। वो सब कुछ देख रहा था, उसे सब कुछ याद आ चुका था। एक घटना जो उसके सामने उसके साथ हुआ था और जिस कारण वो अपने परिवार से इतने सालों से दूर रहा था, एक एक घटना याद करके उसका दिमाग फटने लगा था। वो वहां से जाने लगा और ये देखकर देवराज जी भी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेते हैं। अथर्व उन्हें देखकर बिना भाव से बोलता है कि मुझे जाने दीजिए पापा, अथर्व अपनी बेगुनाही का सबूत दो, भागते तो काय रहे, ठाकुर नहीं। देवराज जी भी उसे देखते हुए बोलते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटा बिल्कुल बेकसूर है और उसकी कमजोरी उसकी पत्नी है, लेकिन एक हुकुम सा अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाते हैं। लेकिन जब पत्नियां ही कमजोरी बनने लगती हैं तो फिर खुद को मजबूत करना ही चाहिए, ना कि उन्हें इस तरह से भागना चाहिए। पापा प्लीज जाने दीजिए, मैं एक पल भी यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ अब। अथर्व उन्हें देखकर भरे हुए गले से बोलता है। नंदिनी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था, जो देखकर अथर्व का ठहरा हुआ सब्र भी टूट गया था। नंदिनी इस कदर उस पर इल्जाम लगा रही थी कि एक बार भी उसकी बात तक नहीं सुनी थी उसने। गायत्री जी भी देवराज जी से रोते हुए बोलती हैं कि आप क्यों कुछ नहीं करते, आप नंदिनी को क्यों नहीं सारी बातें बता देते, ये कब से अथर्व पर इल्जाम लगा रही है, हमारा बेटा कभी भी गलत नहीं था, वो तो खुद परेशान था, देखो मेरे बेटे की तरफ, वो बताओ कहाँ से कातिल लगता है तुम्हें, तुम दोनों माता पिता होने से पहले वो इनके हमारे दोस्त भी थे, लेकिन परिवार से कम नहीं माना है हमने उन्हें। अरे अथर्व तो तुम दोनों को ही कितना ज्यादा खिलाता था। अथर्व पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले नंदिनी सोचती तो सही, तुम जो तुमने सुना है वो सही भी है या फिर नहीं, हम खुद ही पूरा सच तुम्हें बताना चाहते थे, लेकिन नहीं, तुमने तो बिना सोचे समझे ही
ही हमारे बेटे के भरोसे और प्यार को तोड़ दिया। जानना चाहती हो कि सच क्या है, तो सुनो। उस दिन हमारा बेटा नहीं, कोई और कातिल था। वो तो बेचारा बचाने के लिए गया था तुम्हारे माँ पापा को। उसे क्या पता था कि वो निर्दोष होकर भी खुद ही कातिल बन जाएगा। गायत्री जी अथर्व के चेहरे पर आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोलती हैं। अथर्व अपनी माँ का चेहरा नम आंखों से देख रहा था। गायत्री जी नंदिनी के पास आकर उसके कंधे को पकड़कर बोलती हैं कि उस दिन क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। गायत्री जी ने एक एक बात उसे बताई, जिसे सुनकर नंदिनी बेसुध जमीन पर गिर पड़ती है। अथर्व ये देखकर भागकर उसके पास आया। अथर्व नंदिनी को पकड़ते हुए उसे होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी के बूंदों को छिड़क रहा था। साथ ही उसके चेहरों पर बार बार थपकी देने लगता है। सभी लोग नंदिनी के ऐसे होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। सब फिर से दोबारा से टेंशन में आ चुके थे। सब बहुत ही ज्यादा हैरानी से उसे देख रहे थे। बार बार नंदिनी की तबीयत ऐसे देखकर नंदिनी के घर वाले और साथ ही रुद्राक्षी भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन उसकी परेशानी अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अथर्व का सच क्या है। जो उसने देखा था वो सच है, या फिर ऐसा जो उसने देखा ही नहीं था। अथर्व भी अब नंदिनी को उठाकर सोफे पर लेटा देता है और फिर उसके चेहरे को बार बार पकड़कर अपनी माँ की तरफ देखता है और बोलता है कि माँ, इन्हें क्या हो गया है? माँ प्लीज आप पानी दीजिए, नंदिनी को ऐसे होश नहीं आएगा। बेटा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर्स आने ही वाले होंगे, बस रास्ते में ही है। देवराज जी भी उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं कि तभी डॉक्टर्स भी अंदर आ जाते हैं। सभी लोग अब नंदिनी और अथर्व को चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए थे। सार्थक एक तरफ नंदिनी और दूसरी तरफ रुद्राक्षी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। वो अपना सिर पकड़कर कोने में खड़ा हुआ था। रिया, विधान, साथ ही साथ नंदिनी के भाई बहन, चारों का चेहरा एकदम से रोने जैसा था। चारों ही नंदिनी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सुनैना भी अभय का हाथ पकड़कर देख रही थी। उसे भी आज बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। डॉक्टर्स भी अब नंदिनी को देखकर वहां से चले गए थे। अथर्व सभी की तरफ देखकर बोलता है कि खबरदार, जो किसी ने भी नंदिनी से कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं, खासकर तुम मिसेज रुद्राक्षी सिंह। भूलना मत कि मेरी वाइफ के सामने अगर तुमने कुछ भी कहा अब, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ आई बात तुम्हें? रुद्राक्षी काफी ज्यादा गुस्से से अब उसकी बातों को सुनकर चुपचाप से उसे देखने लगी। उसे अथर्व के गुस्से को देखकर अब वो भी एकदम से चुप हो गई थी, क्योंकि सवाल उसकी बहन का भी था। अथर्व नंदिनी के पास वहीं जमीन पर बैठा हुआ उसके उठने का इंतजार कर रहा था। करीबन 2 घंटे तक वो वहां पर ही बैठा रहता है। सभी को गायत्री जी ने कमरे में भेज दिया था। वो भी वहीं पर अपने बेटे के पास में बैठकर उसके सिर पर अपने हाथों को फेरते हुए बोलती हैं कि बेटा आप जाकर आराम कर लो, हम हैं नंदिनी के पास, हम आपको बता देंगे जब इन्हें होश आएगा। अथर्व अभी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर अचानक से उसकी ओर देखता है और गायत्री जी उसके चेहरे को देखकर उसकी हालत से एकदम से रूबरू थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। माँ नंदिनी मुझे छोड़ना चाहती हैं, वो कल सुबह होते ही देख लेना मुझसे दूर हो जाएंगी, वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। अथर्व उनके गले लगकर बोलता है। गायत्री जी भी उसकी पीठ को सहलाते हुए नंदिनी की ओर देखकर मन ही मन बोलती है कि नंदिनी बेटा, हमारा बेटा इतने सालों हमसे दूर रहा है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए इतना नहीं तड़पा है जितना के लिए आपके लिए तड़प रहा है। वो प्लीज उसे छोड़कर कहीं भी मत जाना। सच में अगर आप उससे दूर हो गई ना, तो हमारा बेटा मर जाएगा। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? नंदिनी आपको अपने वचन निभाना ही होगा। आपको हमारे बेटे के साथ लिए हुए सातों वचन को निभाना पड़ेगा। गायत्री जी भी अपने अथर्व को गले लगाए हुए थपकी देते हुए उसे सुला देती हैं। कुछ देर के बाद अथर्व भी सो चुका था। अपनी माँ की आंचल में वो सुकून से सो रहा था। इधर बाबा साहब के सामने देवराज जी खड़े हुए थे। बाबा साहब गुस्से से उनसे पूछते हैं कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई, क्यों नहीं बताई आपने हमें? बाबा साहब, वो बात बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, हमें नहीं पता था कि कुछ सालों के बाद ये बात लौट कर दोबारा से आ जाएगी। देवराज जी बोलते हैं तो बाबा साहब भी सख्ती से बोलते हैं कि हमारे पुत्र की जिंदगी का सवाल था। देवराज, आपने हमसे क्यों सच छुपाया? अब बताइए कि क्या करेंगे हम, बताइए ना। देवराज जी भी सर झुका लेते हैं। तो वहीं बाबा साहब ने किसी को कॉल किया, हमें अभी के अभी आकर मिलो। बाबा साहब के कहते ही उधर से हाँ में आवाज़ आ जाती है और इधर दूसरी तरफ सार्थक के पास किसी का कॉल आता है। उधर से उस आदमी की बातें सुनकर वो अचानक से उठ के खड़ा हो गया। रुद्राक्षी भी वहां पर ही खड़ी हुई थी और उसके चेहरे को ही देख रही थी। वो उसके पास आकर कुछ पूछ पाती कि तभी सार्थक उसे साइड करके बाहर की तरफ चुपचाप से जल्दबाजी में चला गया। तो रुद्राक्षी भी उसे ऐसे जाता हुआ देखकर जल्दी से उसके पीछे चली गई, लेकिन तब तक सार्थक वहां से जा चुका था। तो वहीं इधर दूसरी तरफ सुनैना
सुनैना कमरे में बैठी हुई थी। अभय उसके पास आकर उसे पानी कॉफ़ी देते हुए बोलता है कि लो पी लो। सुनैना कॉफ़ी के सिप लेने लगती है तो अभय भी उसके पास बैठते हुए बोलता है कि सुनैना अब जाकर सो जाओ ना प्लीज़, तुम भी आराम कर लो थोड़ी देर। अभय मुझे नींद नहीं आएगी, सुनैना भी उसके सीने से लगते हुए बोलती है। जानता हूँ बच्चा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे उठे रहने से सब कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना सुनैना। अभय उसे समझाते हुए बोलता है। वो भी अब अभय का चेहरा निहारने लगती है तो अभय भी उसके माथे को बहुत ही प्यार से अपने होठों से छूकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और फिर बिस्तर पर लेटाते हुए उसकी आंखों पर अपने हाथ को रख देता है और बोलता है कि अब सो जाओ। इधर दूसरी तरफ जिया भी रोते हुए अपनी माँ को याद कर रही थी कि तभी राजवीर जी कमरे में आए तो जिया भी तस्वीर को छुपा लेती है। राजवीर जी भी अपनी बच्ची को रोता हुआ देखकर उसे अपने गले लगाते हुए प्यार से बोलते हैं कि हमारी बच्ची, आप मत रोइए प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिया भी अपने पिता के गले से लगकर उन्हें नम आंखों से देखकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। सुभद्रा जी भी सब कुछ देख रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो भी अपने मन ही मन बोलती है कि अब आया ना मजा, हम पर सभी के सामने हाथ उठाया था ना आपने, अब क्या करोगी जेठानी जी, अब पता चलेगा आपको। सुभद्रा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। वो तो आराम से अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सो चुकी थी। इधर सार्थक भी रुद्राक्षी के घर पर आता है तो पहले तो उसे अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, मगर जैसे तैसे वो अंदर की तरफ घुस गया तो फिर अपनी सास की हालत देखकर वो भी एकदम से सुन्न सा खड़ा हो गया था। सार्थक भी अंदर आया तो मैथिली जी की हालत देखकर उसकी मुट्ठी गुस्से से एकदम से तन गई थी। मैथिली जी जमीन पर पड़ी हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। उनके हाथों में और माथे से न जाने कहां कहां पर अभी खून बह रहा था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था जो उनकी मदद करे। आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अचानक से गार्ड आते हुए बोलते हैं, जिसे सुनकर मैथिली जी ने उन्हें नजर उठाकर देखा तो सामने से सार्थक को देखकर वो एकदम से चौंक कर उठने लगती हैं। वो अपनी हालत को भूलकर जल्दी से सार्थक के पास जाने लगी तो मैथिली जी जैसे तैसे उठी और वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोलती है कि बेटा, आप इस वक्त यहाँ पर, कोई काम था क्या, सब कुछ ठीक तो है ना। सार्थक भी उनकी आंखों में दर्द को देख रहा था, जहाँ उनकी जुबान कुछ और बोल रही थी और उनकी हालत कुछ और ही बयां कर रही थी। सार्थक भी बिना उन्हें कुछ कहे सीधा कमरे की तरफ जाने लगा। वो हर एक कमरे का दरवाजा खोलकर किसी को ढूंढने लगता है। इस वक्त सार्थक काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था, उसके चेहरे पर गुस्सा भर चुका था जो किसी भी वक्त बाहर आने वाला था। तो वहीं ये देखकर मैथिली जी भी उसे रोकते हुए बोलती है कि बेटा क्या हुआ है, आप क्या ढूंढ रहे हो। लेकिन सार्थक अभी भी उनकी बातों को नहीं सुन रहा था, ना ही कोई जवाब दे रहा था। वो बस एक कमरे के बाहर आकर रुका। उसने भी सामने देखा जहाँ पर राजेंद्र जी बिस्तर पर आराम से लेटे हुए आराम फरमा रहे थे, तो वहीं दो औरतें उनके कंधे पर और पैरों को बहुत ही अच्छे से मालिश दे रही थी और दबा रही थी। ये देखकर सार्थक की आंखें एकदम से गुस्से से बंद हो गई और फिर मुट्ठी भी एकदम से बंद हो गई। वो भी सीधा अंदर गया और टेबल पर जोर से लात मारते हुए वहां सामने जाकर खड़ा हो गया। राजेंद्र ने ये सुना तो उसने भी जल्दी से अपनी आंखें खोली। वो उसे सार्थक को देखकर एकदम से नकली मुस्कान लिए कहता है, ओह तो दामाद जी आप आ ही गए, आइए आइए बैठिए, लेकिन इतनी गर्मी किस लिए, किसके लिए गर्मी दिखा रहे हैं। मैथिली भी अपने दामाद जी की सेवा पानी करो ना, पहली बार हमारे घर पर आए हैं। मैथिली जी भी सर झुकाकर सार्थक के पास आकर खड़ी हो गई थी। तो वहीं सार्थक उस इंसान की बेशर्मी देखकर मैथिली जी को कंधे से पकड़कर चिल्लाकर बोलता है कि ये सब कुछ क्या है। राजेंद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उससे कोई भी ऊंची आवाज में बात करे। वो सार्थक को देखकर आराम से बोलता है कि हमें नहीं पसंद है कि हमारे ही घर में आकर हमसे कोई ऊंची आवाज में बात करे, तो दामाद जी थोड़ा सा आवाज को नीचे करिए। तो सार्थक भी काफी ज्यादा गुस्से से उसे घूर कर देखता है, ओह तो हम आवाज नीचे करें, वो भी आप जैसे इंसान के सामने, आप जैसे इंसान की दरिंदगी। वो अपने पत्नी के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है, कोई भला कैसे कर सकता है अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा। मैथिली जी सार्थक के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं कि बेटा आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, हम बिल्कुल ठीक है। सार्थक भी मैथिली जी के माथे से आ रहे खून को साफ करते हुए बोलता है कि माँ आप हमें अपना बेटा कहती है ना, तो फिर हम कैसे आपको ये हालत देख सकते हैं, आपको ऐसी हालत में कैसे छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं। आप इस इंसान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, आप बिल्कुल भी नहीं। मैथिली जी मना करते हुए बोलती है कि नहीं बेटा हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, एक लड़की का ससुराल ही उसका सब कुछ होता है, अब हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। आज तक हमारे परिवार वालों ने हमारी चिंता तक नहीं किया, तो फिर आप भी हमारी बेटी के ससुराल से ही तो हैं, हम नहीं जा सकते हैं आपके साथ, हम आपके साथ कहीं भी नहीं जाएंगे बेटा। नहीं माँ आप जाएंगी, आप अपने इस बेटे के साथ ज़रूर जाएंगी अपनी एक माँ बनकर, क्योंकि जो हाल इन्होंने आपका किया है ना, ये आगे भी ऐसे ही करेंगे आपके साथ और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते हैं। सार्थक भी उनका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ लेकर जाने लगा, जिसे देखकर राजेंद्र भी उसे रोकते हुए गुस्से से कहते हैं कि ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, इसका अंजाम भुगतना होगा तुम्हें बहुत ही जल्दी।
सार्थक भी बिना मुड़े ही बोलता है कि आपकी हैसियत देख चुके हैं हम, इसीलिए हमारी माँ को लेने आना होगा तो फिर इनसे दोनों हाथों को जोड़कर माफ़ी मांगना होगा आपको। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ठाकुर पत्नी के आगे कभी भी नहीं झुकते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, राजेंद्र ने गुस्से से कहा। और फिर ठाकुर जो अपनी पत्नी पर हाथ भी तो नहीं उठाते हैं, वो भूल गए कि आप, सार्थक ने कहा। और फिर मैथिली जी को लेकर सीधा बाहर आ गया। राजेंद्र भी आंखों में अंगारे लिए उसे जाता हुआ बस देखता रहता है। माँ, माँ, अचानक से चिल्लाती हुई नंदिनी उठती है। उसे देखकर अथर्व जो कि वहीं उसके पैरों के पास बैठा हुआ था, वो जल्दी से उठकर उसके अपने गले लगा लेता है। नंदिनी, तुम ठीक तो हो ना? बताओ, कहीं दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? दर्द तो नहीं हो रहा है ना तुम्हें? बताओ हमें। अगर ठीक नहीं लग रहा है तो हम अभी के अभी हॉस्पिटल चल सकते हैं। अथर्व भी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलता है। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं रोने की वजह से। नंदिनी भी अथर्व के प्यार को देखकर आंखें बंद कर लेती है, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर लुढ़क आए थे। वो अथर्व का हाथ हटाकर खुद को छुड़वाती है और फिर से वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन कमजोरी के कारण वो वहां पर ही गिरने लगती है। ये देखकर अथर्व उसे अपनी गोद में उठा लेता है तो नंदिनी भी उसके सीने पर सिर रख लेती है। और फिर अथर्व ये देखकर उसके माथे से माथा सटाकर उसे लेकर अपने कमरे में आ गया था। नंदिनी को बिस्तर पर लेटाकर वो धीरे से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। नंदिनी उसे जाते हुए देखने लगती है और थोड़ी देर के बाद अथर्व भी खाना लेकर उसके पास आकर बैठ गया था। जानता हूँ मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती हो तुम, मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती हो तुम, ये भी कि बहुत ज़्यादा नफरत करती हो तुम मुझसे। इसीलिए नंदिनी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। हमेशा के लिए तुमसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाऊँगा मैं। अथर्व की आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा दर्द और दुख साफ साफ दिख रहा था, जो कि नंदिनी को अंदर ही अंदर एकदम से महसूस भी हो रहा था। लो, खाना खा लो। अथर्व उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। नंदिनी धीरे से मुंह खोलकर खाना खाने लगी थी। वो आराम से खाना खा लेती है और फिर शांति से बैठ जाती है। नंदिनी अभी कुछ भी नहीं कह रही थी तो अथर्व भी उसे बिस्तर पर लिटाकर लाइट को ऑफ कर देता है और बोलता है कि अब तुम आराम से सो जाओ। अथर्व इतना कहकर वहां से जाने लगा तो नंदिनी ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। जानता हूँ तुम्हें अकेले डर लगता है, इसीलिए यही सोफे पर ही लेटा हूँ, तुम आराम से सो जाओ। अथर्व उसके माथे पर अपना हाथ फेरते हुए सोफे पर आकर लेट गया था। आज बिल्कुल अलग टाइम हो चुका था। एक टाइम पर नंदिनी सोफे पर सोती थी और अथर्व आराम से बिस्तर पर लेटा होता था, लेकिन आज अथर्व लेटा हुआ था सोफे पर, जो देखकर नंदिनी की आंखों से आंसू भी गिर गए थे। वो मुंह घुमाकर सिसकने लगी। अथर्व हाथ सिर के पीछे लगाकर ऊपर छत की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आज की रात नींद बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी। इधर रुद्राक्षी भी कमरे में चक्कर लगाई जा रही थी। उसका मन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। वो सार्थक के नंबर पर बार बार कॉल लगाई जा रही थी, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था, जिससे उसके दिमाग में भी एकदम से सोच सोच कर एकदम से उसका दिमाग फटने लगा था। सार्थक मैथिली जी को हॉस्पिटल से पट्टी बंधवा कर महल के अंदर लेकर आ गया था। मैथिली जी ने उसे रास्ते में बहुत सारी बातें बता दी थी, उनके पति ने उन्हें क्यों मारा था, जिसे सुनकर सार्थक भी बहुत अच्छे से समझ चुका था कि हो ना हो कहीं ना कहीं राजेंद्र जी का भी इन सब के पीछे हाथ जरूर है, वरना मैथिली जी के कुछ भी बताने पर राजेंद्र उन्हें इतना ज्यादा क्यों मारता। सार्थक भी उन्हें आराम करने के लिए बोलकर एक कमरे तक छोड़कर अपने कमरे के दरवाजे पर आ जाता है। एक गहरी सांस लेकर वो अंदर आया तो दरवाजा लगा दिया। रुद्राक्षी ये देखकर जल्दी से उसके पास आ जाती है। वो उसे देखकर गुस्से से और परेशानी से बोलती है कि कहाँ थे तुम और इतनी देर बाद क्यों आए हो। सार्थक उसे देखकर धीरे से बोलता है कि माँ को लेने गया था। माँ को? लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ गई थी जो तुम उन्हें इतनी रात को लेने गए थे? रुद्राक्षी भी बहुत ही ज़्यादा उलझन से बोलती है, अपनी दूसरी माँ को लेने गया था। इतना कहकर सार्थक भी सीधा बाथरूम की तरफ चला गया और फिर कुछ देर के बाद आकर वो भी चुपचाप से बेड पर लेट गया। रुद्राक्षी भी उसके पास आकर बैठ गई थी। सार्थक बोलता है कि ऐसे मत देखो, आराम से सो जाओ। सार्थक भी दूसरी तरफ पेट करते हुए बोलकर सो जाता है तो रुद्राक्षी भी अब कुछ नहीं बोलती है, वो भी उसके पास में ही लेट जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होगा अब आगे इस कहानी में? क्या अथर्व और नंदिनी हो जाएंगे एक दूसरे से दूर, या फिर नंदिनी सारे गिले शिकवे भुलाकर अथर्व को कर देगी माफ़ और उसके साथ बसाएगी अपनी एक नई जिंदगी? क्या होगा इस कहानी में आगे देखते रहिए तेरी दीवानगी। थैंक यू फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।